देखिए, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड यानी कि एक तरीके से वो चीज है जो हार्मोन्स को और जो जूसेज को सीक्रेट करती है। जो हार्मोन्स को निकालती है उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जो जूसेज को निकालते हैं उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां, कि दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। मतलब कि इनके अंदर क्या होता है कि डक्ट डक्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि मैं बात करूं, डक्ट यानी कि नलियां, कि नलियां नहीं होना, कि मान लेते हैं कि ये कोई ग्लैंड है और यहां से होके ब्लड वेसल्स जा रही है। डायरेक्ट इस ग्लैंड से हार्मोन बना और इसको डायरेक्ट ही ब्लड वेसल्स के अंदर मिला दिया, तो इन ग्लैंड्स को हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरी ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड है वो ब्लड वेसल्स दूर है। अब यहां तक आने के लिए जो एक नली का सहायता लेते हैं, जो उनका जो जूसेज है वो इस नली से होते हुए उसके बाद में ब्लड के अंदर पहुंचे। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि एंडोक्राइन क्या है कि देखो डक्ट लेस ग्लैंड्स है, यानी के अंदर नलियां नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट ही ये ब्लड वेसल्स के साथ मिली हुई होती है, इसलिए नली नहीं होंगी इसमें। और डायरेक्टली देखो लिखा हुआ है कि डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, कि इनका जो सीक्रेशंस होता है कि वो डायरेक्ट ही खून के अंदर मिला देती है। और उसके बाद में मान लेते हैं कि ये हार्मोन यहाँ पे गया, और इनकी खासियत होती है ये जाएगा तो पूरी बॉडी में, लेकिन काम वहीं पे करेगा जहां पे इसकी आवश्यकता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो निकाला जाता है उसको हम कहते हैं हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकाला जाता है उनको हम कहते हैं जूसेज। तो आप में से माइक खोल के बताएंगे, मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई है, कोई जल्दी से नाम बताइए, एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर का एंड नाम क्या है? पेनक्रियाज। सर, लीवर एंड पेनक्रियाज। वेरी लीवर, गुड। पेनक्रियाज। salivary gland, बहुत। और रह पेनक्रियाज। गया, सेलिब्री ग्लैंड। वेरी गुड, हमने पढ़ी थी ना। कोई नाम बताएगा तीनों सेलिवरी ग्लैंड्स के? पेट्रोइड, कम ऑन, याद है आपको? मेड्यूलर, मेडुलर। और वो सब सब मैंडी। लिंगुअल, सब सबलिंगुअल। मैंडिबुलर और पेट्रोइड। पेट्रोइड मैक्सिला में होता वेरी है, गुड। होठ के पास होता है। सब लिंगुअर और मैंडिबुलर, मैंडीला बोलते हैं, ठुड्डी वाली जो होती है उसमें होता है वेरी सब गुड। मैंडिबुलर। ग्लैंड्स हमारे कान में होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। एक हमारे लिप्स के नीचे और एक हमारी मैंडिबल ग्लैंड्स के अंदर, तीन यहाँ पे। ये यानी कि सिलेवरी ग्लैंड्स भी हमने देखा था ना कि वो डक्ट के जरिए आ रही है, कि कान के पास स्थित है और वहां से डक्ट होके फिर मुंह में आ रही है। लीवर में हमने पढ़ा था कि लीवर से बाइल जूस बना, वहां से कॉमन हिपैटिक डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट मिली, कॉमन बाइल डक्ट मिलके हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा उसके बाद में ड्यूोडेनम के अंदर वो आती है। पूरा लंबा प्रोसेस है। इसी तरीके से पेनक्रियाज में भी हमने देखा पेनक्रिएटिक डक्ट आती है और उसके बाद में डोडिनम में मिलती है। डोडिनम के बाद में जब एब्जॉर्प्शन होता है पैरोटिड जो नर्व के द्वारा, फिर उसके बाद में वो ब्लड में मिलती है। तो मतलब कि क्या है, इनके अंदर डक्ट्स पाए जाती हैं, डायरेक्ट खून में नहीं मिलेंगे ये, कि इनका जो सीक्रेशंस है थ्रू द डक्ट्स, की नलियों के थ्रू होता है। तो इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हो गए, लिवर हो गया, पेनक्रियास दोनों में आएगी, पेनक्रिएटिक डक्ट होती है, और सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आएंगी। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, कि क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से आपके लिए, कि यानी कि जो क्या है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियों से मिलके, यानी कि उस पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, और इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे ग्लैंड्स लिख दिया,
एंडोक्राइन सिस्टम होगा ये पूरा का पूरा, कि जो अलग अलग तरीके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, पूरा इनका एक सिस्टम बन जाएगा, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये क्या रिलीज करती है? ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये एक बार क्वेश्चन आया भी था कि एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स के द्वारा किस चीज का सिक्रेशन होता है। ये क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में कि हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। और क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्थानों में स्रावित करती है, और जो क्या करती है कि रक्त के साथ परिसंचरित होते हुए, मतलब कि खून में मिल जाएंगी, और टारगेट ऑर्गन्स जहां पे जिस ऑर्गन पे काम करना वहीं पे वर्क करेगी। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से कोई हार्मोन निकला, उसको काम करना था हमारे एंकल के ऊपर, तो वहां पे पिट्यूटरी से निकली और डायरेक्ट ही एंकल पे ही वर्क करेगी, बीच में और कहीं नहीं जाएगा। वो इसकी खासियत होती है, जो हार्मोन होते हैं डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन्स पे ही वर्क करते हैं, जाएंगे पूरे खून के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर जिस चीज के लिए वो निकला है वहीं पे वर्क करेगा। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, इनका नाम भी है, ये भी पूछा जा सकता है कि डक्टेट ग्लैंड्स कौन सी होती है, कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। और डक्ट ग्लैंड्स क्योंकि इनके अंदर नलियां पाई जाती हैं, तो उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स आप जान लीजिए, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो हार्मोन क्या होता है कि हार्मोन किसी अंतःस्रावी द्वारा उत्पादित एक विशिष्ट केमिकल है, मतलब कि सेल है या फिर टिश्यू है, उसके द्वारा जो सिक्रेशन हो रहा है उसको केमिकल बोला गया है यहाँ पे, और उसी को ही हार्मोन हम कहते हैं। और इन हार्मोन्स की क्रिया किसी विशेष टारगेट सेल्स पर, या फिर बोलो कि टारगेट ऑर्गन पे, यानी कि जिस चीज के लिए वो निकले हैं वहीं पे जाके वो वर्क करेंगे। मान लेते हैं कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकला, अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे वर्क करेगा? ग्रोथ हार्मोन वर्क करेगा जो ओस्टियोब्लास्ट, क्योंकि जिससे हड्डियां बढ़नी है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर वर्क करेगा, और शरीर का आकार बढ़ जाएगा, शरीर की लंबाई बढ़ जाएंगी। और हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। और हार्मोन्स मुख्यतः प्रोटीन के यौगिक होते हैं, मतलब कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो स्टेरॉइड्स के भी बने होते हैं। स्टेरॉइड्स आपने देखा होगा, हार्मोन्स के इंजेक्शन भी आते हैं। और अभी तक साइंस ने काफी पकड़ बनाई है, लेकिन अभी बहुत कमी है, अभी और विकास की आवश्यकता है, कि हार्मोन्स के ऊपर बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग अपना जो है लिंग भी परिवर्तन करा लेते हैं, लड़का लड़की बन जाती है, लड़की लड़का बन जाते हैं, आजकल ऐसा हो रहा है। ये मेडिकल आगे विकास हो रहा है तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। या हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और हार्मोन्स के जो इंजेक्शन लगवाने नहीं चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्योंकि स्टेरॉइड्स के बनते हैं। स्टेरॉइड किसको कहते हैं? ड्रग को ही स्टेरॉइड्स कहते हैं। हार्मोन्स का रक्त में सामान्य मात्रा में कम या अधिक होना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मान लेते हैं कि किसी का लेवल 5 है, अगर वो कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है, अगर वो ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। संतुलित अवस्था, वो युक्त युक्त अवस्था अगर हार्मोन्स की रहेगी तो वो ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, जिससे हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो बौने हम रह जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं छोटा रह गया, बौनापन आ जाएगा। अगर लिमिट से ज्यादा अगर निकल जाएगा ग्रोथ हार्मोन, तो हम खली की तरह बहुत लंबे हो जाएंगे, विशालकाय अतिकाय, हमारा लंबा शरीर हो जाएगा। तो कम भी नुकसानदेही है और ज्यादा भी नुकसानदेही है। जो संतुलित अवस्था है वो ही स्वास्थ्य है। तो ये कुछ ग्लैंड्स के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड है, द टेस्टिस है, ये मेल के जो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ये ओवरीज, ये फीमेल के सेक्सुअल जो हैं हार्मोन्स होते हैं, यहाँ से इन ऑर्गन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये मेन मेन यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम डीप में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है कि बाहर से क्वेश्चन आते हैं सारे, कि नेम्स आ जाएंगे
क्या होगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि 4 ऑप्शन में दे देंगे, एक ग्लैंड से रख देंगे और बोल देंगे कि इनमें से पहचानो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, या इनमें से पहचानो कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप एक दो को ये अच्छे से याद कर लेंगे, ये याद कर लेना, एक्सोक्राइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जो ये नहीं है वो समझ जाना कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आप एक सीक्वेंस से आप एक बार देख लेंगे, जो सबसे ऊपर की टॉप के लेवल पे है। वैसे हाइपोथैलेमस को भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स, मतलब कि जो पेनक्रियाज के अंदर जो आइसोलेट्स होते हैं वहां से जो रिलीज होते हैं, जैसे कि इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है वहां से, वो हार्मोन्स हो गए। पीनियल ग्रंथि, मतलब कि पीनियल जो ग्लैंड है ये हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, गोनाड्स मतलब कि जनन ग्रंथियां, कि मतलब कि जो सेक्सुअल जो ग्लैंड्स हैं उनको और ये फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है। फीमेल में इनको क्या कहते हैं, डिंब ग्रंथियां, ओवरिज, और मेल्स में क्या कहते हैं इनको, वृषण यानी कि टेस्टिज। अब फिगर से हम देख लेते हैं इनकी पोजीशन क्या क्या होती है। देखो सबसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पीनियल ग्लैंड। देखो पीनियल ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा है लेटरल व्यू से, और ये एंटीरियर व्यू आपको दिखाई दे रहा है कि पीनियल ग्लैंड देखो कहाँ पे होता है, कि जहां पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पर तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम सामान्य रूप से हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं ना आईब्रो सेंटर में, वो जो पॉइंट होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट होता है। आप लेटरल व्यू से देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसको हम सामने लाइन खींच के ले जाएंगे तो ये हमारा आईब्रो सेंटर में पॉइंट जाएगा, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए जो बोलते हैं कि त्राटक का अभ्यास करें, और त्राटक का अभ्यास का इफेक्ट करने से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका असर जाता है। उसका रीजन ये है, पीनियल ग्लैंड इसके जस्ट ऊपर है, 1 से 2 अंगुल ऊपर का जो पॉइंट जो दर्शाया गया है वो पीनियल ग्लैंड का होता है। और लेटरल व्यू में आप देख सकते हो कि पिट्यूटरी से हल्का सा ऊपर की तरफ ये यहाँ पे दिखाया गया है हमारे ब्रेन में, इसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख लेंगे पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, वहां से भी 2 हार्मोन्स निकलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी, और वो स्टोर होते हैं पिट्यूटरी के अंदर। ये रखा हाइपोथैलेमस भी साथ में लिख दिया है, यहाँ पे एक साथ ही होती है ये। तो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, इनके आप लोकेशन भी अच्छे से याद कर लें। लोकेशन हमारे परीक्षा में आ सकती है कि गले के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, कि गले के अंदर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, कि देख ले आपको दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड है। और पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट इसके कोनों पे होती है, पीछे की तरफ, जैसे कि 4 इसके बाहर की तरफ पॉइंट दिख रहे हैं, पीछे की तरफ 4 अगर मैं डॉट लगा दूं तो वहीं पे ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और थाइमस ग्लैंड हमारी स्टर्नम पे होती है। आप जब नमस्कार मुद्रा में जब खड़े होते हैं, हमारा अंगूठा जहाँ पे गड्ढे में लगता है ना स्टर्नम के नीचे, जो गड्ढा होता है यहाँ पे स्टर्नम बोन छाती की हड्डी के बीच में, ये जो यहाँ पे इसके पीछे होती है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है, फीमेल्स में भी आप पोजीशन सेम है, थाइमस ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड, पेनक्रियाज दोनों हैं। अब ये एंडोक्राइन का भी वर्क करती है और एक्सोक्राइन का भी वर्क करती है। कोई मुझे माइक खोल के बताओ, मैंने आपको बताया था कि दोनों वर्क कौन मुझे बता सकता है अभी। सर इसका जो पेनक्रियास जो है वो मिक्स ग्लैंड है। इसका जो मेन वर्क है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, जैसे कि ड्यूडेनल से जोड़ता है और आगे की तरफ ले जाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड में है तो इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उससे सिक्रीट करता है हार्मोन्स, तो ये एंडोक्राइन की तरह वर्क करता है। वेरी गुड। सर तीन और एफ सेल्स पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और आइलेट ऑफ फिंगरहैंड से आइलेट्स ऑफ फिंगरलैंड से इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं जो डायबिटीज के लिए काम करता है। इंसुलिन भी निकलते हैं, उसके अलावा ग्लूकागोन और एफ सेल्स भी और भी चीजें निकलती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो इसलिए सर ये ऐसे भी ना ब्रेन वाले पोजीशन पे हमारे 4 ग्लैंड होते हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पीनियल, ये सारे ग्लैंड्स ना सारे चक्र से मिले हुए हैं, रिलेट करके देखिएगा। जो हम सोमरस के बारे पढ़ते हैं
कि जो हम जो टंग पिछला खेचरी मुद्रा में करते हैं, उसका जो मास्टर ग्लैंड होता है ये पीनियल ग्लैंड होता है। अच्छा, पिनियल ग्लैंड की पोजीशन आप कह रहे हो, ठीक है, थोड़ा और विचार करेंगे और अच्छे से इस पे कि इसका थोड़ा सा पोजीशन। पता जाएगा ना तो रिलेट तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी ग्रंथि, जैसे थायराइड का गले पे दिख रहा है डायरेक्ट, और ये पिट्यूटरी का आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल जो क्रॉस सेक्शन में सेंटर पे कटिंग होती है ना, जैसे आंख के ऊपर हम ये सोचेंगे कि हमारे जस्ट आईब्रो के पीछे ही है, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन जब प्लस साइन जहाँ बनता है हमारे सामने से और साइड से, वहां पे वो लोकेटेड होती है। और ये थाइमस वाला जो है हमारा वो हृदय चक्र से आ जाता है, पेनक्रियाज ये वाले से हमारे नाभि चक्र से, फिर एड्रिनल वाला स्वादिष्टान, और देन ये मूल और ब्रह्म जो हम पढ़ते हैं उसका आ जाता है हमारे गोनेट्स का, और मूल बंध का जो हम मूलाधार चक्र के बारे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों को समझ आया होगा कि कैसे लक्ष्मी मैम ने सारे के सारे जो चक्रों को कितने अच्छे से ग्लैंड्स के साथ में क्या कितना अच्छा रिलेशन बता दिया है। तो आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा, और सामान्य पोजीशन याद होंगी तो आप ऑटोमेटिक ही अनुमान से भी आप बता दोगे कि इसका यहाँ पे होना चाहिए, इसका यहाँ पे ये चक्र होगा, इसका यहाँ पे विशुद्धि चक्र होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो सभी। खुशी हो रही है मुझे आप इतना अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे पेनक्रियाज तक हम आ गए हैं। अगली जो ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल यानी कि ये जो हमने किडनी में अभी पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये रहा, दोनों किडनी के ऊपर एक एक होती है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिस यानी कि ये जो है कि जनन ग्रंथियां मेल में अलग होंगी और फीमेल में अलग होती हैं। कि जैसे कि जो मेल के अंदर इसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और हिंदी में इसको वर्षण कहा जाता है। और जो फीमेल के अंदर जो ये ग्लैंड्स होते हैं इसको हम ओवरी बोलते हैं। और यहाँ से दो अलग अलग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकलते हैं। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से आप इन सभी ग्लैंड्स को आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रुक गए इसके बाद आगे कुछ समझ नहीं आएगा। सभी को क्लियर होगा यहाँ पे इतना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं पिट्यूटरी। देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना, अब मैं एक एक को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आज आपको हार्मोन के इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और उसके बाद में फिर मैं कल आपको सबके फंक्शंस बताऊंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादा संभावना तो हार्मोन्स के नेम्स आने की है। और लेकिन हमारे सिलेबस में फंक्शन भी दिए हुए हैं, तो मैं फंक्शंस भी मैं आपको समझाऊंगा सभी के। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे पहले ऊपर हमने पॉइंट बना रखा है उसको हम पढ़ेंगे अभी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारे आईब्रो सेंटर के जस्ट पीछे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके हल्का सा ऊपर की तरफ होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर होता है एपिथैलेमस। तो अभी आप इतना ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। और ध्यान रखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं। लोब का मतलब पार्ट, कि मतलब कि 2+ हमारा फ्लोर है, उसमें 2 रूम है, एक रूम है एक दूसरा रूम है, मतलब कि एक अलग कमरा होगा एक दूसरा अलग कमरा होगा। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। देखो एक कमरा तो ये हो गया, इसका दिखाई दे रहा है, और दूसरा वाला जो लोब यानी कि खंड जो भाग है दूसरा वाला ये हो गया। कि देखो ये आगे की तरफ, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको, जो आगे की तरफ होता है उसको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, और जो पीछे की तरफ होता है उसको हम पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। पोस्टीरियर यानी कि पश्च भाग, एंटीरियर यानी कि अग्र भाग या अग्र खंड। दिखाई दे रहा है आपको? एंटीरियर लोब यानी कि जो आगे की तरफ है, अग्रखंड उसको हम क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये ऊपर वाले भी एक बार ध्यान कर लें, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हमारी बोन होती है, कोई बताएगा उस बोन का क्या नाम है? और वहां पे हाइपोफाइसिस फोसा होता है। कमोन, किसने स्केलेटल सिस्टम में अच्छे से इसको पढ़ा? स्फेनॉइड होती है सर। ये टेम्पोरल। वेरी गुड। ना ना ना, टेम्पोरल नहीं, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन। कि हमारे यहाँ पे साइड से लेकर के दोनों आर पार गई हुई थी, और उसकी आकृति चमगादड़ की आकृति की तरह। तो वहां पे स्फेनॉइड, स्फेनॉइड था सर। स्टेफॉइड।
स्टेप स्फेनॉइड और भैया स्टेप। जैसे कि लगभग चमगादड़ का जो आकार होता है ना, लगभग उसका आकार इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो होते हैं, ये एक गड्ढा पाया जाता है, इसको इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस फोसा। और जब हम त्राटक का अभ्यास करते हैं, मान लेते हैं मैं आंखें नीचे बना देता हूँ। त्राटक का जब हम अभ्यास करते हैं तो आंखों के साथ में हमारी ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है। ऑप्टिक नर्व ये होती है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे जाके ये इनका आपस में क्रॉस सेक्शन होता है। तो इस वजह इसलिए हम बोलते हैं जब हम त्राटक का अभ्यास करेंगे, त्राटक का अभ्यास करने से, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑप्टिक नर्व के जरिए हाइपोफाइसिस फोसा में। और यहीं पर ही जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इस आधार पे हम कहते हैं कि त्राटक का जो इफेक्ट है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहले भाग को एंटीरियर होता है, दूसरा यानी कि आगे, और पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे की तरफ होता है। अब एंटीरियर को क्या कहते हैं? एडिनो, क्योंकि जो आगे की तरफ है एडिनो हाइपोफाइसिस। नाम में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन पढ़ एक दो बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पीछे की तरफ होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इन दो नामों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे इन दोनों को। और एक्चुअल में जो ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो बोलते हैं, जो आगे वाला भाग होता है ना, एंटीरियर पोर्शन, वो होती है एक्चुअल पिट्यूटरी। क्योंकि वहां पे एक्चुअल सीक्रेशंस होता है हार्मोन्स का। और जो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है ना पिट्यूटरी का, वहां पे कोई सीक्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करती है। जैसे कि मैं नीचे डायग्राम में आप देखो, आपको ये पोस्टीरियर पोर्शन है, पी बना देता हूं मैं, पी यानी कि पोस्टीरियर। और ये आगे की तरफ जो है ए यानी कि जो एंटीरियर पोर्शन है पिट्यूटरी का। अब आपको दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी, यानी कि इससे एक तो कौन सा हार्मोन निकला? ये रहा ऑक्सीटोसिन। और दूसरा यहाँ पे कहाँ लिखा है? एडीएच निकलता है, दिखा नहीं रखा, ये रहा, सॉरी नीचे है, ये रहा एडीएच। यानी कि दो हार्मोन जो होते हैं पोस्टीरियर पोर्शन से निकल के आए, लेकिन इनका जो सीक्रेशन होता है ना, ऊपर होता है हाइपोथैलेमस से। ऊपर दिख रहा है आपको, ये रहा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ये दो हार्मोन बनते हैं और फिर यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में आके स्टोर होते हैं और यहाँ से फिर आगे रिलीज होते हैं। तो ये दो हार्मोन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन। मैंने आपको पढ़ाया था एक्सक्रिएटरी सिस्टम में एडीएच। जल्दी से कोई बताइए वहां पे मैंने क्या रोल बताया था एडीएच का, किसी को याद है? यूरिन डिस्चार्ज में हेल्प करता है। जिससे मल मूत्र में विसर्जित होती है, कम मात्रा में मूत्र विसर्जित होता है। ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो डायरोटिक और एंटी डायरोटिक, चलो मैं डिटेल में बाद में समझा दूंगा। इतना आपने बहुत अच्छा बताया कि ये हमारे यूरिन को कम ज्यादा करता है और हमारे जो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, एडीएच, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये जो क्या होती है, नलियां बनाती है, जिसके जरिए जो मिल्क होता है वो बाहर की तरफ आता है। ये ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है। और जो एंटीरियर पोर्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एंटीरियर जो आगे की तरफ लोब है, उसे देखो कितने सारे हार्मोन से निकले हैं। देखो जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन निकला है, पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन निकला है, एफएसएच यानी कि फोलिक स्टिमुलेशन हार्मोन निकला है, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन निकला है, एसीटीएच निकला है, टीएसएच, ये बहुत, ये वाला बहुत बहुत ज्यादा संभावना होती है पेपर में आने की, टीएसएच कई बार आ चुका है, टीएसएच वाला हार्मोन ये। तो ये जो हार्मोन्स है ये क्या होते हैं, एंटीरियर भाग से निकलते हैं और दो हार्मोन पोस्टीरियर से निकलते हैं। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब आपको मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। ये आपको दिख रहा है एंटीरियर लोब, इसको हम एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअल में क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में हार्मोन निकलते हैं और लगभग 7 हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पे होता है। और पोस्टीरियर लोब यानी कि जो पीछे वाला भाग है पिट्यूटरी का,
वो क्या होती है, नर्व्स का बना होता है। और हाइपोथैलेमस दिख रहा है ना आपको ऊपर, हाइपोथैलेमस के साथ ये जुड़ा हुआ होता है और इसमें दो हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। और एक्चुअल में इनका जो निर्माण है वो हाइपोथैलेमस में होता है और यहाँ पे पोस्टीरियर भाग में सिर्फ यहाँ पे स्टोरेज का वर्क करती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा और डीप पढ़ते हैं आगे जाके। 7 हार्मोन्स को हम जानते हैं, कौन कौन से 7 हार्मोन है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि एडिनोहाइपोफाइसिस मीनिंग कि जो आगे वाले जो भाग से पिट्यूटरी के जो भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो आगे का जो भाग है पिट्यूटरी का, वहां से जो हार्मोन निकले हैं उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स के नाम से कहते हैं। सबसे पहले जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में कहेंगे इसको वृद्धि हार्मोन, और इसी का ही दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो किसी भी नाम से आ जाता है, फेमस तो ग्रोथ हार्मोन ही है जो सबसे सामान्य रूप से प्रचलित है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि करे, जो विकास करे, जो शरीर को बढ़ाए, वो ग्रोथ हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन ही आएगा हमारे पेपर में, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो पिट्यूटरी से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कुछ भी हार्मोन का नाम दे दिया जाएगा और ऑप्शन में डाल देंगे कि बताओ कि कौन सी ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा सीक्रेशन होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। जो तीसरा है टीएसएच, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है कि थायराइड स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटिंग भी कहते हैं कई लोग, स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटरी हार्मोन। टीएसएच की फुल फॉर्म आप पढ़ लेंगे अच्छे से, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। एसीटीएच, एसीटीएच जो होता है ये भी पिट्यूटरी के द्वारा ही निकलता है और इसकी जो फुल फॉर्म है एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको टुकड़ों में भाग कर लीजिए। एड्रेनो ए बन गया, सी से कोर्टिको, सी से कोर्टिको, टी से ट्रोपिक और एच से हार्मोन। एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लें इसकी। जो पांचवा हार्मोन है उसको हम एलएच के नाम से जानते हैं। एल यानी कि लुटिनाइजिंग और एच यानी कि हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एक दो बार बोलेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन। छठा जो हार्मोन है एफएसएच सामान्य में, और एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो सातवां हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसको एमएसएच कहते हैं। एमएसएच मीनिंग कि इसका मतलब होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। इतने में अभी तक कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। क्लियर सभी को? क्लियर क्लियर है। हम आगे बढ़, थैंक यू जी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ते हैं। पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे वाली जो हमारी भाग है पिट्यूटरी का, उसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन अभी पढ़ाया था मैंने, दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। देखो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक तो ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच ज्यादा फेमस है, एडीएच। इसका हमने एक्सक्रेशन सिस्टम में पढ़ा था, जिसकी वजह से जो अगर ये बढ़ जाता है तो यूरिन फॉर्मेशन कम होती है, अगर ये कम हो जाएगा तो यूरिन ज्यादा निकलने लग जाता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म होगी एडीएच की, अच्छे से पढ़ लेंगे। एडीएच की जो फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने दिख रहा था
अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा है अभी। अब हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, जो हमारे गले में है। यहाँ पे बड़ा करके फिगर दिखाया हुआ है थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है। इसकी जो लोकेशन है C7 और T1। C7 जो सर्वाइकल में 7 बोन होती है, सर्वाइकल पोर्शन में, यानी कि जो उसकी नीचे वाली हड्डी है 7वीं। और T1 थोरेसिक की जो पहले जो बोन होती है उसके स्तर पे, यानी कि उसके लेवल पे ये जो है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और ट्रेकिया के सामने होती है। ट्रेकिया यानी कि जो श्वास नली है ये वाली, इसके आगे की तरफ होता है। एक लोब एक तरफ होता है, दूसरा लोब दूसरी तरफ होता है। 2 लोब थायराइड ग्लैंड के पाए जाते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो थायराइड ग्लैंड है। ये राइट लोब मतलब कि जो दाया जो खंड है, और लेफ्ट लोब की बाया खंड। जैसे कि पिट्यूटरी में पढ़ा था ना हमने, उसमें एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब था। अब यहाँ पे एंटीरियर तो नहीं हो सकता क्योंकि लेटरल साइड में है, इसीलिए इसको हम एक को दाया बोलेंगे और दूसरे को बाया बोलेंगे। इसको हम वेस्कुलर ग्लैंड भी कहते हैं। और जो इसका जो वजन है लगभग 25 ग्राम की होती है। कि थायराइड ग्लैंड का जो वजन है लगभग 25 ग्राम पाया जाता है। और थायराइड जो ग्लैंड है 2 तरह की सेल से मिलकर बनी है। कि सभी ग्लैंड्स अलग अलग सेल से मिलकर बनी है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग सेल से मिलकर बने। जैसे कि लिवर हेपेटिक सेल से बना है, जो हमारी किडनी है नेफ्रॉन से बनी है, जो हमारी नर्व्स है न्यूरॉन से बनी है। ऐसे ही जो थायराइड ग्लैंड है 2 से बने। इसका नाम है फोलिकुलर सेल्स और पैरा फोलिकुलर सेल्स। इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। पहले वाली सेल का नाम है फोलिकुलर सेल्स और दूसरे का नाम है पैरा फोलिकुलर सेल्स। अब इससे क्या क्या रिलीज होता है? जो फोलिकुलर जो सेल्स होती है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक को हम सामान्य में T4 और T3, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो T3 T4 हमारी रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। वो T3 T4 जो है एक्चुअल में ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। और ये फिर आगे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में वर्क करते हैं। T4 को जो हम कहते हैं थायरोक्सिन आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेंगे इसको। थायरोक्सिन होता है, ले नहीं आएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। और T3 जो होता है इसको ट्राई, स्पेलिंग मिस्टेक है, आइडो होगा, ट्राई आइडो थायरोरिन। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको आप अच्छे से। ट्राई आइडो थायरोरिन होता है T3 की फुल फॉर्म। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। फुल फॉर्म बहुत आती है हमारे पेपर में। और जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं उसको हम C सेल्स भी कहते हैं। सर एक बात बोलूं, इसको T3 को ट्राईआइडो थायरोनिन और इसको T4 को टेट्राआइडो हो जाएगा थायरोनिन। हाँ है, वो आगे मैंने मेंशन किया है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो मैंने मेंशन किया आगे। लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको एक ही नाम याद हो जाए बहुत है, थायरोक्सिन। इतना डिटेल शायद आता भी नहीं पेपर में। ठीक है, आप लोग इसे इतना अच्छे से ये मत भूल जाना कि T4 कहाँ से निकलता है। T4 T3 जो होती है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अगर थोड़ा और गहरा अगर पूछ लिया तो फोलिकुलर सेल से निकलता है। इतना आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और मेडिकल लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा ही है, डाई बाई डाई ट्राई 3 के लिए यूज होता है। और टेट्रा जो भी मैडम ने बताया, टेट्रा यानी कि 4 के लिए यूज होता है। यहाँ पे T4 है ना, तो केमिस्ट्री में हम उसको जो टेट्रा 4 को टेट्रा बोलते हैं, इसलिए वहां पे टेट्रा आइडोथायरोडिन हो गया। ठीक है, तो पैराफोलिकुलर जो सेल्स है इनको हम C सेल्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है C सेल्स कहाँ बनती हैं, किनको हम कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था T सेल्स के बारे में। T, ये क्वेश्चन आ चुका है। T वो अलग बनती है थाइमस में, लेकिन ये है C सेल्स। अब ध्यान करेंगे, C सेल्स जो है थायराइड में बनती है। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन अच्छे से पढ़ लेंगे इसको कि यहाँ से कि 3 हार्मोन निकले हैं, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन। कहाँ से निकले हैं ये? थायराइड ग्लैंड से निकले हैं। आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड की जो जस्ट इसके पीछे है, देखो आपको दिखाई दे रही है, ये थायराइड ग्लैंड है,
ये वाला आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देखो, ये तो थायराइड का इंटीरियर पोर्शन, सामने से हम थायराइड को देख रहे हैं। अब इसी थायराइड को हम पीछे से देख रहे हैं, पीछे की साइड से, गर्दन की तरफ से आकर के। तो पीछे से ये देखो ऐसी दिखेगी ये थायराइड ग्लैंड। और जो इसके जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको, जो मसूर के दाने की तरह है, गोल गोल से चारों के चारों कोनों पे, इनको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। और जो पूरी जो बड़ा पोर्शन है इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और जो ये मसूर के दाने की तरह जो छोटे छोटे होते हैं इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। कि मसूर के दाने के आकार की 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक खंड की पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ होती है। देखो ना, पीछे है ना, आगे तो नहीं है, इसके पीछे की तरफ अवस्थित होती है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम पीटीएच बोलते हैं। पीटीएच की फुल फॉर्म भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन भी आएगा, एच से हार्मोन भी हो जाएगा, ठीक है। पैराथॉर्मोन हार्मोन। कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को यहाँ पे, पीटीएच टाइपिंग कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं भैया, करेक्ट है स्पेलिंग। ठीक है ना, पैरा, ठीक करेक्ट है, है, बुक में भी चलो ऐसा ही है। ठीक है। पैराथॉर्मोन हार्मोन, अच्छा वो मुझे वो कल कैल्सिटोनिन वाला याद आ गया, ठीक है। उसका दूसरा नाम है वो कैल्शियम का वर्क होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है। तो पैराथॉर्मोन इसका प्रमुख नाम है, ठीक है, पीटीएच का। अगली जो ग्लैंड है एड्रिनल। एड्रिनल देख लीजिए कहाँ पे होती है, ये रहा, आपको दिख रहा है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है, ये हमारी किडनी के ऊपर है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये रहा, ये हमारी 2 किडनी होगी। किडनी के देखो जस्ट ऊपर जो आपको 2 टोपी सी दिखाई दे रही है कैप की तरह, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जो राइट किडनी पे होती है उसको राइट एड्रिनल, और जो लेफ्ट किडनी पे होती है उसको लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इनकी संख्या पूछी जा सकती है, इनकी संख्या 2 है। प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है और इसका आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय आकार की होती है। और प्रत्येक ग्रंथि का जो बाह्य, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, जैसे कि किडनी में थे कि किडनी में हमने कोर्टेक्स, मेडुलरी और पेल्विस 3 में बांटा था। और इसके वैसे नॉर्मली 2 में बांटा जाता है हमेशा, कि कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स हमेशा हम बाह्य जो बाहर की तरफ भाग होता है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, और मेडुला जो अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। अब दोनों पोर्शन से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। इस फिगर से आप दोबारा से एक बार कोर्टेक्स और मेडुला का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये आपको अच्छे से जूम करके दिखाया गया है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए मेडुला दिखाई दे रहा है जो अंदर की तरफ है उसको मेडुला, और कोर्टेक्स दिख रहा है ना जो बाहर की तरफ जो अवस्थित है पोर्शन, लाइक ए मेम्ब्रेन, कि जैसे कि मेम्ब्रेन हो उस तरीके से, कि जो बाहर की तरफ है कि वो कोर्टेक्स है, और जो अंदर की तरफ है वो मेडुला पोर्शन होती है। वैसे ये मेम्ब्रेन होती नहीं है, मैंने बोल दिया मेम्ब्रेन अलग होती है, लेकिन मेडुला के लिए मेम्ब्रेन का ही काम करते एक तरीके से। अब यहाँ से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, इनको पढ़ लेंगे। कि एड्रिनल जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स पोर्शन से, कि कोर्टेक्स को 3 जोन्स में, मतलब कि 3 भागों में इसको बांटा जाता है। एक को आउटर जोन जो सबसे बाहर की तरफ है, एक जो बीच में है मिडल जोन, और जो सबसे अंदर है इनर जोन। इसको आप ऐसे समझिए कि ये हमारा कोर्टेक्स हो गया है। ये देखिए जो बाहर का पोर्शन हो गया, एक लाइन खींची मैंने, ये हो गया आउटर जोन। अब ये बीच दूसरी लाइन खींची, ये मिडल जोन, और ये अंदर की तरफ खींची। इस तरीके से 3 भागों में हमने बांट दिया। ये हो गया इनर जोन अंदर वाला, बीच वाला मिडल जोन, और बाहर वाला आउटर जोन। इस तरीके से 3 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। इसका मतलब यही है यहाँ पे आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन। अब इन तीनों जगह से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। अब इसको पढ़ लेंगे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। जो आउटर जोन होती है इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं।
ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट होगा कि मिनरलो कोर्टिकोइड्स इसको कहते हैं। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, कई हार्मोन निकलते हैं जिसमें जो प्रमुख होता है एल्डोस्टेरोन होता है। अच्छे से याद कर लेंगे कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है। पहले तो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, क्योंकि इसके नाम में छिपा है ना एल्डो, एड्रेनल। ठीक है, आधे नाम तो इनके फ्रंट नाम से ही पता चल जाते हैं कि कहाँ से निकला होगा। अब ये याद कर लेंगे, पेपर में आ सकता है कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, आउटर जोन से निकलता है, मिडल जोन से निकलता है या इनर से। तो आप पढ़ लेंगे कि आउटर जो जोन होता है, आर और आएगा यहाँ पे, आउटर जोन, वहां से एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो निकलता है। और जो मिडल जोन है, मिडल जोन यानी कि जो बीच का है, बीच का पर्सन दिख रहा है आपको, ये वाला जो बीच की लाइन है, इसको यहां से इसको बोलते हैं ग्लूनोकोर्टिकोइड्स। देख लेंगे, इसको ग्लूनो बोलते हैं, और जो अगला है गोनोडो बोलते हैं उसको, गोनोडो। और अंदर वाले को ग्लूनोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स क्योंकि इससे जो कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इसी के आधार पे इसका नाम भी इसी तरीके से पड़ा हुआ है कि यहाँ से मिडल जोन को क्या बोलते हैं, ग्लूनोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। और यहाँ से दो हार्मोन विशेष रूप से निकलते हैं जिसको कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। हेलो सर। सभी साथ साथ में बोलते रहेंगे ना तो आपको जल्दी से याद होता जाएगा। हाँ जी बोलिए। ये सर, ये ग्लूनोकॉर्टिकॉइड्स नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ये सिक्रेशन होता है। जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सर होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्या? ग्लूको है। हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रखा। ये सी होएगा, कोई बात नहीं, हो जाती है, और मुझे भी ध्यान नहीं रहा एकदम से पढ़ाते हुए। ये ग्लूकोकोर्टि, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, आप ध्यान कर लेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। थैंक यू, मीनाक्षी जी ने बताया होगा, थैंक यू मीनाक्षी जी। आगे हम बढ़ते हैं कि इनर जो जोन होते हैं, इनर जोन से दो हार्मोन्स निकलते हैं। सॉरी, इनर जोन यहाँ पे क्या है, एक मेल का होता है एक फीमेल का। मेल के अंदर कि यहाँ से मेल के जो सेक्स हार्मोन्स वो थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। मेन तो वहां से अलग से जो सेक्स ग्लैंड्स है वहां से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में यहाँ से भी सीक्रेशन होता है इनका। और फीमेल का भी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्टेक्स भाग को हमने पढ़ा। यहाँ से कितने हार्मोन हमने पढ़े कि इसमें तीनों जोनों से, पहले वाले से एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन मेन है, दूसरे में कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन है, और इसमें मेल और फीमेल के अलग अलग जो जो सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स हैं वो रिलीज यहाँ से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एड्रिनल मेडुला। मेडुला किसको कहते हैं, जल्दी से माइक खोल के बताओ, मेडुला किसको कहा जाता है? सर, इनर पार्ट को। बोल तो नहीं रहे हो? इनर पार्ट से। इनर के भाग को, वेरी गुड। और बाहर के भाग को हम कोर्टेक्स कहते हैं। अब हम इनर भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर हमने पढ़ लिया, अब इनर जो अंदर की तरफ दिख रहा है ना, मेडुला, जो अंदर की तरफ है पोर्शन, उसको मेडुला कहते हैं। कि एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है जो कोर्टेक्स से घिरा हुआ होता है, कि चारों तरफ कोर्टेक्स एज लाइक ए मेम्ब्रेन वर्क करती है, अंदर जो है उसको मेडुला कहते हैं। अब यहाँ पे दो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, कि एक है एड्रेनलिन, इसको हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनल हार्मोन, और नोर एड्रेनल हार्मोन, इसको हम इपिनेफ्रिन और नोर इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहले वाला नाम अच्छे से पढ़ लेंगे, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। ठीक है, ये दो हार्मोन यहां से निकलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इतना सभी लोगों को क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? मैसेज करके बताओ सभी, मुझे लग रहा है कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा सब लोगों की। थोड़ा सा संभावना बनती है कि नाम मैसेज करके बताएं, नाम थोड़े हैं मान सकता हूं मैं थोड़ा, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट तो समझ आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, हम आगे नॉन बढ़ते हैं। एड्रेनल है या नोर नोर है या नॉन है सर, इसमें थोड़ा नोर आर आएगा, आर आर होगा, एन नहीं होता जी, आर होता है, ठीक है। नहीं, NOR लिखा हुआ है ना सर आपने? सर आर ही आएगा, आर ही आएगा। सर इसमें थोड़ा सा रहेगा इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, तो थोड़ा सा
वो हो रहा होगा इपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। हाँ, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए हाँ दिक्कत आ रही होगी ना आपको। हाँ यहाँ पे हाँ सर स्पेस बाकी आएगा। सही है। ठीक है, ये स्पेस आएगा, टाइपिंग में हमने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे नोर एपिनेफ्रिन होता है। मैंने नोट्स भेज दिए थे, आप पढ़ लेना, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग में हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो ग्लैंड है, इसको हम, ये पेनक्रियाज के अंदर होती है, क्योंकि प्रॉपर पेनक्रियाज तो हम नहीं कह सकते। देखो, पेनक्रियाज ये है यानी कि अग्नाशय। ये जो करेले की आकृति का है, येलो कलर का जो दिख रहा है, और यहाँ से ये जूसेस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। तो 99% तो जूसेस निकलते हैं, मतलब कि ये जो ग्लैंड है, ये 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो 1% जो है, 1% एंडोक्राइन ग्लैंड का ये काम करती है। अब ये 1% ही बहुत हिला देती है इंसान को। डायबिटीज वाले 1% की वजह से हिले हुए हैं सभी। ये थोड़ा सा भी काम करना बंद कर दे, लोगों की शुगर अप डाउन पूरी ऊपर नीचे हो जाएगा सारा और सिस्टम। तो ये 1%। एक बार शुगर हो गया सर तो फिर सारे अंग को लपेटे में ले लेता है वो फिर। हाँ, ये देख लीजिए इसका 1% कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो है ही कितना बड़ा ये, इसका भी 1% देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, या पढ़ लेंगे यहाँ पे। हाँ, इनकी ये संख्या पूछी जा सकती है कि इसके जो लैंगर हैंस की आइसोलेट्स बोलते हैं, एक तरीके से द्वीप इकाई की तरीके से होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल गोल से अंदर की तरफ। इनकी संख्या आ सकती है कि वैसे कि यानी कि यंग पर्सन के अंदर इन कितनी होती है, 2 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। जैसे हमने नेफ्रॉन पढ़ा था ना, कि 1 मिलियन होती हैं, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लगभग है, पूरा करेक्ट नहीं बताया गया, से आया हुआ है कि 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख से 20 लाख के बीच में होती है। डिपेंड करती है आदमी की हाइट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कम ज्यादा हो सकती है। और ये चित्रित रूप से मतलब कि दाएं बाएं फैली हुई होती है। डायग्राम में दिख रहा है ना, देखो ये वाली जो है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, एक यहाँ पे, दाएं बाएं चित्रित रूप में पूरे पैनक्रियाज में फैली हुई होती है। अब ये मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर पढ़ लीजिए, ये बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ से आ भी चुका है 1-2 बार ये क्वेश्चन। ये आप अभी, कल तो मैं पढ़ रहा था, ये पेपर में आया था, बीटा कोशिका, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। नहीं, उल्टा आया था पेपर में, ये शायद 2019 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दिया हुआ था अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ होगा, ये एक नहीं होगा, एफ होगा, ए एफ। ठीक है, एफ सेल्स कि इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकागोन किससे निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। और सोमेटोस्टेनिन किससे निकलता है, डेल्टा सेल से निकलता है। और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड कहाँ से निकलते हैं, एफ सेल से निकलते हैं। एफ, एफ फॉर फोक्स। ठीक है, फोक्स, एफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हो गया पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का जो काम होता है, अभी तक हमारी साइंस ने इतनी ज्यादा पकड़ अभी नहीं पाई है, तो कि इसकी ज्यादा फंक्शनिंग को हम कैच कर पाए। लेकिन आने वाले टाइम में संभावना है कि साइंस वहां तक पहुंच जाए। सर योग तो पहुंच यहाँ पे चुका पहले ही, अब इनको ढूंढने दो, कब तक ढूंढेंगे। योग में तो ब्रह्मरंध्र से सोमरस का स्त्राव तो कब का बता चुके हैं, कितने हजारों साल पहले। हमारे जो पहुंच चुके हैं ऋषि मुनि तो, लेकिन हमें उसी ज्ञान को अब आधुनिक रूप से प्रेजेंट करना है, हमारा कार्य यही है। इसीलिए तो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अच्छे से, ताकि हम आज के वैज्ञानिकों को आज की आधुनिक भाषा में समझा सके। हम इस अपने प्राचीन भाषा में समझाएंगे, बोलते हैं नहीं ये तो साधु हैं, कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं सिर्फ। लेकिन जब हमारा ज्ञान वास्तव में बढ़ेगा, तब हम अपनी साइंस को, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम पीएचडी क्यों करेंगे। मेरा तो टारगेट यही है कि हम अच्छे से इन चीजों को आपने पहले खुद समझे, उसके बाद में अपने समाज को समझाएं। शायद आप लोगों का भी ये टारगेट होगा, और होना भी चाहिए।
और तो आप ये टॉपिक जब अच्छे से आप पढ़ोगे तभी रिसर्च फील्ड में आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज रिसर्च फील्ड में आप फ्लॉप हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, क्योंकि सर वहां पे पूरी थेरेपी भी इसी से रिलेटेड है सर। योग थेरेपी जो हमारा थेरेपी है पूरा हाँ, इसी से रिलेटेड therapy, क्योंकि आप इलाज कैसे करोगे, बिना इसके आप इलाज नहीं कर सकते हो। अभी आप सबको रिसर्च में जाना है, बार बार में इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, हार्मोन्स आएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा तो रिसर्च क्या करोगे आप, क्या उनकी टेस्टिंग करोगे। इसीलिए ये टॉपिक आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न कि सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि अपनी लाइफ के लिए भी ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। हाँ, अब पीनियल जो ग्लैंड है, क्योंकि आज की साइंस ज्यादा तो रिसर्च नहीं कर पाई, इसके काम क्या है अभी भी अज्ञात है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, लेकिन इसके साइज को देखा गया है कि यौवनारंभ के पश्चात, मतलब कि युवा जब लगभग 14 15 18 के बाद लगभग हम युवा मानते हैं, उसके बाद में इस ग्रंथि का मतलब कि अपक्षय, एट्रोफी मतलब कि छोटी होने लग गई। जैसे कि मैं डायग्राम से अगर आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि पहले ये इतनी बड़ी थी, उसके बाद में ये छोटी हो गई। अब जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाएगी इसका आकार छोटा होता जाएगा, और जब यहाँ पे लिखा है ना वृद्धावस्था में, जब हम बूढ़े होने की अवस्था में आ जाएंगे तो ये कैल्सिफाइड हो जाएगी, मतलब कि सिर्फ एक धागे की तरह रह जाएगी। और जिसको सिर्फ एक्सरे, एक्सरे में जब हम करते हैं ना ब्रेन का, उसमें यानी कि ब्रेन एक्सरे तो नहीं होता बल्कि जो इसी जो होती है उसके जरिए एक्सरे किया जाता है, और एमआरआई के द्वारा भी चेक किया जाता है। तो जो एक्सरे है ईईजी बोलते उसमें हैं सर उसको, ईईजी ईईजी होता है, ईईजी। इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ। ईईजी तो ब्रेन वेव्स के लिए होता है मैम, आप गलत बता रहे हो। हाँ सर, तो एमआरआई में ही ब्रेन के पता लिए ही लगेगा करेंगे सीटी ना। स्कैन और एमआरआई। हाँ, ये जो होता है ना ब्रेन वेव्स के लिए होता है ना, अल्फा वेव्स बीटा वेव्स, वो भी आएगा, वो मैं डाइट कोर्स में पढ़ाऊंगा आपको, स्लीप और डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर एमआरआई होता है और ईसीजी होता है, दो चीजें होती है इसमें। उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे इसमें फोटोज ली जाती हैं बॉडी के अलग अलग पोर्शन की, ईसीजी में आएगा। सर एमआरआई ईसीजी में तो तो कार्डियो मैग्नेटिक के लिए होता होता है। नहीं सर, सर सर ईसीजी तो ईसीजी हर कार्डियो के लिए होता है, है, ईसीजी मैंने गलत बता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया होता वहां। है वो। सर हाँ, एमआरआई और इससे रिलेटेड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, सॉरी मैं सीटी स्कैन कहना चाह रहा था, वो गलत से वो निकल गया। सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में क्या होता है कि छोटे छोटे बॉडी के चारों तरफ से मशीन जो होती है घूमेगी, और अलग अलग पोर्शन से क्या होता है एक्सरे की फोटो ली जाती है। तो सामान्य रूप से तो एक्सरे ब्रेन का नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो ये मशीन होती है ये कैच कर लेती है। एमआरआई में एक्सरे वेव्स नहीं होती क्योंकि उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती है, वो भी नहीं आएगा एमआरआई, यहाँ पे सिर्फ सीटी स्कैन के द्वारा लिया तो जो कैल्सिफाइड होता है ना वो हार्ड हो जाती है, मतलब बोन लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता जाता है। है हाँ जी, कैल्शियम। तो आपको इतना याद रख लेंगे, जब जैसे कि हम जैसे कि ये छोटा बच्चा है, अब जब बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हो ना यौवना आरंभ, कि मतलब कि जब युवा हो गए, जैसे कि अभी आप लोग हो चुके हैं, हम सभी युवा हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब हम जब बड़े अभी हमारी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी इसका आकार छोटा होता जाएगा, और बड़े जब जब बुढ़ापा में बिल्कुल ही कैल्सिफाइड हो जाएगी। और सिर्फ जब एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे में क्योंकि कंफ्यूजन होती है जब हम एक्सरे में कि किस पोर्शन कौन सा है, तो डॉक्टर्स लोग इसकी सहायता से कि राइट लेफ्ट ऊपर क्या है क्या चीज है, तो इसकी सहायता से बाकी जो ऑर्गन्स की पोजीशंस का पता लगाने में आसानी हो जाती है पीनियल ग्लैंड का, और इससे ज्यादा इसका कोई और फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है, हम लोग पता नहीं लगा पाए अभी तक। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। हमें सर ने बताया था कि जो ये हार्मोन है बच्चों में जो टीनेज तक सेक्सुअल जो हार्मोन्स है उनको एक्टिव नहीं होने देता है, तो ये भी इसका हो मेन सकता काम है। बच्चों में ही है। नहीं, वो थाइमस ग्लैंड का काम होता है, इसका नहीं होता। मे भी मुझे सर ज्यादा मैं नहीं पता है। ठीक सर है मैं बता तो देती, दोनों में इसमें होता है। जैसे क्या होता है, जो पीनियल ग्लैंड होती है उससे मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, तो क्या करता है बच्चे अच्छे तरीके से सो पाते हैं। मेन ये क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है रेगुलेट करता है।
तो बच्चों में ये अच्छे तरीके से सिक्रीट होता है, तो वो अच्छे तरीके से सो पाते हैं, जैसे हम देखते हैं ज़्यादा आवर्स सोते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स पे आते हैं, तो ये श्रिंक होने लगती है, तो हमारा स्लीपिंग आवर थोड़ा कम होने लग जाता है। इसलिए ये पीनियल ग्लैंड में ये बताया। और जो थाइमस है वो इम्यून सिस्टम का काम करती है, तो बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, तो थाइमस भी जो होती है वो बुढ़ापे के साथ छोटी होने लगती है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। बहुत बढ़िया। थाइमस इम्यूनिटी का एक बहुत अच्छा मेन उसमें आता है, जिसकी स्प्लीन है, थाइमस है, अपेंडिक्स है, लिवर है, ये सभी ये इम्यूनिटी के अलग अलग पोर्शन होते हैं यहाँ से। ठीक है, लिम्फोसाइट्स निकलती है वहां से, टी लिम्फोसाइट्स, इसलिए उनको टी सेल्स बोला गया। ये क्वेश्चन आया था, टी सेल्स कहाँ होती है, पेपर में आया था, तो थाइमस में होती है वो। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। टाइम है हमारे पास अभी 41, कितना रह गया, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो ही गया हमारा। थाइमस ग्लैंड जो है, आप इसको पढ़ लेंगे कि थाइमस ये स्टर्नम के पीछे होती है, यानी कि देखो हमारे दिख रहा है ना छाती पे, ये रहा चेस्ट के आगे, यहाँ स्टर्नम बोन के पीछे थाइमस ग्लैंड होती है। इसको लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब कि लिम्फ बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स यहाँ से निकलते हैं। कि इसके दो लोब होते हैं, बाहर वाले को वही आएगा, इसमें भी कोर्टेक्स, और जो अंदर है उसको मेडुला कहते हैं। और जो कोर्टेक्स में अनेकों लिम्फोसाइट्स होते हैं और मेडुला के अंदर कम लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसको हेसल्स कॉर्पुलस, हेसल्स कोशिकाएं भी कहा जाता है। और जो इसका आकार है, इसमें भी वही है, जब ये बालक की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक बढ़ती है, मतलब कि 2 साल तक ये बढ़ेगा और उसके बाद में धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जैसे पीनियल ग्लैंड तो युवावस्था तक बढ़ रही थी, उसके बाद कम हुई है, लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है 2 साल के बाद ही कम होने लग जाती है। ये लिखा, ये क्वेश्चन आ चुका है। टी सेल्स अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो चुका है। एक और लास्ट में ये पढ़ा देता हूँ आपको, इसका नाम क्या है कि जनन जो ग्रंथियां, गोनाड्स बोलते हैं, कि सेक्स ग्लैंड्स होती है। मेल में टेस्टिस यानी कि वृषण ग्रंथियां होती हैं, और फीमेल में ओवरीज यानी कि डिंब ग्रंथि। आप देख भी सकते हैं, ये जो टेस्टासाइल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो नीचे की तरफ जो गांठें होती हैं, इनको टेस्टिस ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ से जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, स्पर्म का जो बनना होता है, यहाँ से ही जो एक्टिविटी है वो सारी जाती है। और जो ओवरेज है, डिंब ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, डिंब ग्रंथियां यानी कि ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो ये अंडे की शेप होती है दोनों तरफ, एक एक शेप ये हो गया है और दूसरा शेप ये हो गया है। यहाँ से ये हार्मोन्स निकलते हैं, कि यहाँ से कौन कौन से निकलते हैं, एस्ट्रोजन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन यहाँ से निकलता है। तो ये हार्मोन का इंट्रोडक्शन हुआ, इसकी डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगा। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। एक ओवरव्यू था हार्मोन्स का ऊपर से। कल हम थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे, और आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आगे का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़ के आना, नहीं तो कल की क्लास आपको कुछ पढ़ लेनी पड़ेगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी बताइए, नहीं तो फिर मैं अपनी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चनिंग अपनी। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे राजेश जी बताएंगे कि हमारे पिट्यूटरी के कितने भाग होते हैं। मैसेज करें बाकी लोग, और जिसको बोला जाए वो माइक खोलें। चंद्रकला कोठारी जी बताएं, माइक खोल के। सर 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और एक्सटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। वेरी गुड। मुझे विवान नागपाल जी बताइए कि दोनों में से एक्चुअल एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। सर एक्चुअल एंडोक्राइन एंटीरियर है। क्यों। क्योंकि उसमें डक्ट नहीं होती सर, डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। और जो पोस्टीरियर है उसमें हाइपोथैलेमस में बनता है और वहाँ पे स्टोर होता है। बहुत बढ़िया।
भावना चौधरी जी माइक खोल के बताइए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर क्या दोनों में, और एग्जांपल्स। हाँ जी, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट्स नहीं, वो सॉरी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनमें डक्ट नहीं होती, और वो डायरेक्ट जो होती है वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो ब्लड में मिल जाता है। और जो एक्सोक्राइन होती है ना, वो ग्लैंड्स उनमें डक्ट होती हैं, और वो जो जूसेस सिक्रीट करती हैं तो वो डक्ट के उससे मिलते हैं, फिर वो बाद में डक्ट के थ्रू जाता है। बहुत बढ़िया, एग्जांपल्स और दे दीजिए। एग्जाम्पल्स जैसे एक्सोक्राइन का बताया था आपने, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, लेकिन पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। और बाकी जो एंडोक्राइन में और अभी इतना ही बोल रही हूँ। धर्मिष्ठा जी बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स। बाकी लोग मैसेज करें। हाँ जी सर। बताइए। पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पेनक्रियाज के आइसोलेट्स बोलेंगे, पूरी पेनक्रियाज नहीं बोलेंगे। सर Very इट्स good. आइलेट, एस इज साइलेंट। अरे मैम ये प्रोनाउंसिएशन छोड़ दिया करो ना। नहीं आपको मैं सिखाऊंगी, जहां आप गलत करोगे आपको आगे जाना है इसी लाइन में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एस साइलेंट रहता है। थैंक यू जी। अब मुझे शालिनी जी बताएंगी एंटीरियर पोर्शन से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। एंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, और एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। वेरी गुड। अब आप सभी लोग इनकी फुल फॉर्म टाइप करेंगे। मैं नाम ले रहा हूं, TSH, ACTH, LH, FSH और MSH, इनकी फुल फॉर्म टाइप करें एक साथ। इन सभी की सबसे पहले कौन टाइप करेगा? ये आ सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना ही है, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो बाहर का तो आपको 100% पता होना चाहिए, अंदर का चाहे ना पता हो। कम ऑन, सबसे पहले कौन करेगा देखते हैं। मीनाक्षी जी ने किया है, 3 बताए इन्होंने, 2 छोड़ दिए अपने, FSH और MSH छोड़ दिए मीनाक्षी जी। सर आपने क्या क्या पूछा है? मैंने सारे पूछे हैं, पिट्यूटरी के फुल फॉर्म, एंटीरियर वाली। अब देख लो कितने आते हैं फुल फॉर्म। कम ऑन देखते हैं, टाइप करो, सबसे कौन बनेगा सिकंदर? कम ऑन कम ऑन। अभी तक नहीं आया है? अच्छा आ चुके हैं बहुत सारों का। तो मुझे बताएं, लिंता चौधरी जी माइक खोल के बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड के GH ग्रोथ हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, SHH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ये नहीं आता सर मुझे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश किया। अब 1-2 बार वो पढ़ेंगे ना, फिर याद हो जाएंगे अपने आप ही। बाकी वहां पे तो ऑप्शन होंगे हमारे सामने, अपने आप याद आ जाएगा पेपर में ऑप्शन देख के। तो
आप मुझे बताएंगे, मनोज पाल जी, आप मुझे बताएंगे कि पोस्टीरियर रीजन से कौन से जो हार्मोन है स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी के सर? पश्च खंड। हाँ बताओ। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर से सर ऑक्सीटोसिन जी। होता है सर, और एडीएच होता है। अरे वाह मनोज जी, एडीएच के फुल फॉर्म बता दीजिए। सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसे वैसोप्रोसिन भी कहते हैं सर। अरे वाह मनोज जी, पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है किरण जी से। किरण जी बताएंगी थायराइड में कितनी सेल्स की बनी होती है थायराइड? सर 2 सेल बनी होती है सर, नाम बताइए। फॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल। और दोनों सेल से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? सर फॉलिकुलर सेल से थायरॉक्सिन T3 एंड T4 निकलता है, और पैराफॉलिकुलर से सर C सेल्स निकलते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ये खुद ही सी सेल्स होती है। सॉरी निकलता सर। नहीं, खुद ही सी सेल्स होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप मुझे मैसेज करें इनकी फुल फॉर्म, T3 T4, इन दोनों की फुल फॉर्म टाइप करें सभी, ये आ सकती है पेपर में, अच्छे से याद होने चाहिए सभी को। कम ऑन सभी पार्टिसिपेंट्स करें, तभी आपको याद होएगा जब आप टाइप करोगे, चाहे देख के टाइप करो लेकिन टाइप करो सभी। और एक बार में टॉपिक किसी को भी याद नहीं होता है तो आप बार 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 पढ़ेंगे ना, तब अपने आप ही याद हो जाने लगेंगे। वेरी गुड, मीनाक्षी जी ने लिख दिया है, शालिनी जी ने भी लिख दिया है, सोना जी, प्रेरणा जी। प्रेरणा जी माइक खोल के बताओ। भैया T3 जो होती है वो ट्राइडोरिन और T4 थायरोक्सिन। कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, करीब पहुंच चुके हैं आप, बहुत बढ़िया। ट्राई आइडोथायरोरिन और थायरोक्सिन, या फिर टेट्रा उसका नाम आगे अलग। भैया बहुत टफ नाम होते, बोले ही नहीं जाते हैं। कोई नहीं, ट्राई याद हो गया ना, ट्राई यही आपको एग्जाम में अपने आप क्लियर करा देगा, इतना बहुत आपके लिए। वैसे थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं, इतना याद कर लेना, और ट्राई जो है वो T3 में आएगा, ठीक है, इतना आप याद कर लेना जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, आप मैसेज करेंगे और राधिका जी मुझे बताएंगी कि पैराथायराइड जो ग्लैंड है कहाँ पर स्थित होती है और कितनी होती है संख्या में? सर थायराइड के पीछे होती है, वो 4 होती है मटर के दाने के बराबर, वो तितली के पंख जैसा होता है ना, उनके बीच में गोल गोल। मटर का दाना तो नहीं बोला मैंने। नहीं, मटर के दाने के बराबर तो प्यूटरी होती है, लेकिन ऐसा चित्र बना था सर, गोल गोल बिंदी जैसा 4। मसूर के दाने बोला पंखों के यहाँ पे। मसूर के दाने बोला था। क्या कह रहे हैं बात? मैं ये कह रही थी आपने मसूर के दाने के बराबर। हाँ मसूर का दाना बोला था। हम बोलो राधिका जी, कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड से सर। थायराइड और थायराइड में तो ये T3 T4 ही मैंने ना सर। मैं पैराथायराइड ग्लैंड की पूछ रहा हूँ, वहां से पैराथायराइड कौन सा हार्मोन निकलता है? PTSH पैराथायराइड। वेरी गुड। अब पीटीएच की फुल फॉर्म टाइप करो सभी। कम ऑन टाइप करें। वेरी गुड, काफी लोग टाइप कर रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट। सोना जी माइक खोल के बताइए, सोना शेख जी। जी सर। बताइए। पेरा पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड, थोड़ा चुप करो ध्यान से। कौशल जी बताइए। पैराथॉर्मोन हार्मोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पैराथॉर्मोन हार्मोन, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है भारती माली जी से।
वो मुझे बताएंगी कि एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है और उसका आकार कैसा होता है। सर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, राइट और लेफ्ट साइड जैसे कैप रहती है ना, इसके आकार की रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। त्रिकोण आकार की आएगा। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे इसके कितने पार्टों में बांटा गया है इसको, एड्रिनल ग्लैंड को, भारती जी। 2 पार्ट में, क्या नाम है उनके? मेडुला और कॉर्टेक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे इसके आगे मुझे आस्था साहू जी बताएंगे कि कॉर्टेक्स एड्रेनल से के कितने पार्ट हैं और उनसे क्या क्या हार्मोन निकलता है। जी सर, 3 पार्ट्स है, आउटर पार्ट्स है, मिडल पार्ट्स है, इनर पार्ट्स है। और आउटर पार्ट से मिनरलोकार्टिकोइड जो है वो एडिनो स्टेरॉइड निकलता है, वहाँ से स्रावित होता है। और मिडल भाग से ग्लूकोकार्टिकोइड से कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरॉन स्रावित होता है। और इनर जो उनसे जो है वो सेक्स हार्मोन जो मेल और फीमेल में रहता है। जी सर, थैंक यू, काफी अच्छी कोशिश की आपने, हो जाएगा धीरे धीरे याद, इतना बहुत है हमारे पेपर के लिए। आगे मुझे बताएंगे कि मेडुलरी पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। शुभम जी मुझे बताएं। एड्रिनल का जो मेडुला वाला पार्ट है वहां मेडुला भाग से एड्रिनेलिन निकलता है सर, और नॉर इपिफेरिन। हाँ, अब ये बता दीजिए मेडुला अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं? मेडुला अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। पक्का श्योर? देख लो। जी सर, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लक्ष्मी में मुझे टोकना मत है। चलो टोक दो। लैंगरहैंस की आइसोलेट्स जो होती है वहां से उनमें कौन सी जैसे हम आइसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड बोलते, वैसे आइलेट्स, ऐसे भूल जाओ, आइलेट्स ऐसे भूल गया। लैंगरहैंस की आइलेट्स। अब बताओ जी वहां पे कौन कौन सी सेल्स होती हैं, मुझे बताएंगे माइक खोल के। कौन रह गया? सभी हो गए। मीनाक्षी जी आप बताइए। यस सर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 मेन सेल पाई जाती है, पर आपने 4 बताई है। तो 3 है, पहली है अल्फा सेल्स, फिर बीटा, फिर डेल्टा और एफ सेल्स। अल्फा सेल जो होती है डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है, और जो एफ सेल होती है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती है। ठीक है, आपके बाद बीच में कट गई थी, तो इसी का क्वेश्चन को दोबारा से अंजलि जी बताएंगी। हेलो। हाँ ठीक है, आप कोई बात नहीं, शायद मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन आपको याद है, मुझे पता चल गया। हम अंजलि जी इसी चीज को दोबारा से बताएंगे। हाँ सर, हाँ जैसे मीनाक्षी ने बताया, इसमें 4 सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं और एफ सेल्स होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं उसमें से ग्लूकोन्स निकलते हैं, और जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें से इंसुलिन निकलते हैं, और जो डेल्टा होते हैं उसमें से सोमेटोस्टिन वो निकलते हैं हार्मोन। और जो एफ सेल्स होते हैं उसमें पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलते हैं हार्मोन। आपने पहले वाला ग्लूकोज बोल दिया, वो ग्लूकागॉन है वो। अच्छा, ग्लूकोकॉन, वो अल्फा बताएंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है, खत्म हो गया, थोड़ी से रह गए क्वेश्चन हमारे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि मटर के दाने के आकार की कौन सी ग्लैंड होती है, टाइप करें। वेरी गुड। शालिनी जी माइक खोल के बताएं। पीनियल ग्लैंड होती है।
और बताइए पीनियल ग्लैंड के बारे में जो आपको जानकारी है। यह मस्तिष्क में नीचे की तरफ होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। इसका कार्य तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये जैसे ही हमारा यौवन आरंभ प्रारंभ हो जाता है उसके बाद ये अपक्षय होने लगता है इस ग्रंथि का। और बाद में वृद्धावस्था में किस चीज के लिए डिटेक्ट के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग? आई थिंक एक्सरे कुछ ऐसे बताया था आपने, वो मुझे एक्सरे ध्यान। में इसका यूज आ जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है सर जी। सर वो प्यूटरी मैं तो थोड़ा सा इसे मटर के इंक्लूड दाने के करूँ क्या? बराबर ही होती है प्यूटरी। मीनाक्षी जी बोलिए। जी सर, इसमें ना जैसे फंक्शन आपने पूछा था, तो फंक्शन होता है सर, ये बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। जैसे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बाहर होता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि हमें कब उठना है, कब सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो डे और अरे नाइट को रेगुलेट करते हैं। तो इसका मेन वर्क अगर सेरोटोनिन। पूछते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन। सर्कैडियन क्लॉक हाइपोथैलेमस पे नहीं होता? हाँ, ये मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं और ये हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। और ये सेरोटोनिन भी मुझे लग रहा है वहीं से होते हैं ना? क्या? लक्ष्मी मैम, जो सेरोटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। हाँ कुछ ऐसे ही सर, अब वो रिवीजन होगा ना दोबारा तो ध्यान आ जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है एक ना बार कल मीनाक्षी जी आप भी एक बार दोबारा पढ़ के आना। हाँ लेकिन मुझे सर्कैडियन क्लॉक यस का सर, कंफर्म है कि हाइपोथैलेमस में होता है वो। हाँ, क्योंकि यस सर, जब जो हम वहाँ पे पीनियल है ना, यस सर, जो पीनियल है उसमें सर्काडियन क्लॉक तो होता ही है, लेकिन जो दो मेन सिक्रीशन है वो भी इसी में है, मेलाटोनिन का और सेरोटोनिन का। जो मेलाटोनिन है वो नाइट में और जो सेरोटोनिन है वो डे टाइम पे सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन तो है ही रीजन, नींद का रीजन ही मेलाटोनिन है, यही जब सिक्रीशन सर कम इसको करता है तो आदमी को नींद नहीं आता है। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी आगे पढ़ते जाइएगा तो निकलता चला जाएगा, अभी ओवरव्यू है ना तो एक एक डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। आप लोगों से मुझे भी फायदा मिल रहा है। अब मुझे अनुराधा जी बताएंगी थाइमस ग्लैंड के बारे में। बताइए, समय काफी हो गया है, जल्दी से बताइए, ओवर करते हैं फिर हम। अनुराधा जी बाहर गई घूमने, तो प्रेरणा जी आप बता दीजिए। भैया अभी नहीं पता मुझे। अरे वाह, मतलब आपने बताया मेरे को याद नहीं है बताने के लिए। बताइए अनुराधा जी बात करने गए हैं। हाँ जी, बताओ। सर के पास होता है। सर अच्छा जी, ये स्टेरनम के पीछे रहता है थाइमस ग्लैंड, चेस्ट के जहाँ पे हम दो हाथ नमस्कार मुद्रा में करते हैं वहीं। वेरी गुड, ठीक है। तो ये किन सेल से मिलके बना है ये बताइए, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। जो एलवाई लैम्फोइड ऑर्गन से ना, ये तो लोगो होते हैं ना उसमें। ठीक कह रहे हो आप, तात्पर्य करे जा रहे हो आप तो। जी इस सेंस पे मुझे इतना ही मालूम है सर। ये लिम्फोसाइट्स यहाँ से बनते हैं। अब मुझे बस हो गया, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। और एक रह गया, जनन ग्रंथियां रहेगी, गोनाड्स रह गए। अंत में विभा जी आप बता दीजिए गोनाड्स के बारे में। हाँ जी सर, मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा ग्लैंड्स का ओवरव्यू हो गया। कल हम फंक्शन पढ़ेंगे। शायद मुझे लग रहा है स्पीड हमारी बहुत स्लो जा रही है ना? आप लोग बताइए, ज्यादा स्लो है या फास्ट है? नहीं सर, आज का क्लास तो जितना कंटेंट कवर हुआ ना